आज का जो हमारा टॉपिक है MIS के अंदर वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ERP भी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स। ओके, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये यूनिट 6 का टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, आपकी लास्ट यूनिट चल रही है अब ये MIS के अंदर। तो इसका जो नेम है एडवांस कॉन्सेप्ट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो आई होप आपको अभी तक तो 5 यूनिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है नोट्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। जो PPTs मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये ऑनलाइन है, मैं आपको इनका लिंक शेयर कर दूँगा, आप इनसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और पढ़ सकते हैं PPTs को। ओके, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। व्हाट इज़ ERP? ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड एंटरप्राइज प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स इनटू वन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो प्रैक्टिस होती है कंसोलिडेट करने की, क्या, एंटरप्राइज प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, इन सभी को एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं हम ERP। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग combines all databases across departments into a single database that can be accessed by all employees। तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है सारे डेटाबेसेस को, कहाँ, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, जिससे कि सिंगल डेटाबेस से क्रिएट हो पाए और सारे एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ ERP। जो ERP है वो आपका कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1960s सॉफ्टवेयर पैकेजेस विद इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो 1960s में क्या था, सॉफ्टवेयर पैकेजेस थे किस टाइप के, जो इन्वेंट्री कंट्रोल करते थे। फिर 1970s में क्या आया, MRP सिस्टम्स आया। ओके, इसमें क्या था, प्रोडक्शन स्केड्यूल विद मटेरियल्स मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता था, प्रोडक्शन का स्केड्यूल किया जाता था और मटेरियल्स का मैनेजमेंट किया जाता था। फिर 1980s में क्या आया, MRP2 आया, MRP2 सिस्टम्स। इसमें क्या होता था, ऐड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम और ऐड हो गया। फिर 1990s में आया MRP2, इसको दोबारा से इन्होंने लॉन्च किया था, और इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या हुआ था, सिस्टम्स इंक्लूड किया गया था जो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन का है। फिर लेट 1990s में ERP आया, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग विद सप्लाई चेन। इसमें क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग था लास्ट 1990s में MRP2 के अंदर, तो इसके साथ में सप्लाई चेन और इंटीग्रेट हो गया। ओके, फिर मेजर रीजंस फॉर अडॉप्टिंग ERP। क्या मेन रीजंस थे हमें अडॉप्ट करने के ERP को, इंटीग्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेट कस्टमर ऑर्डर इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज द स्पीड अप ऑपरेशन प्रोसेसेस, रिड्यूस इन्वेंट्री, स्टैंडर्डाइज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। तो जो मेजर रीजंस थे, एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हुई, इसमें कस्टमर ऑर्डर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो गई, और स्टैंडर्डाइज कर दिया इसने प्रोसेस को, या स्पीड अप कर दिया जो ऑपरेशंस प्रोसेसेस होती हैं हमारी। ओके, रिड्यूस इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई, स्टैंडर्डाइज ह्यूमन रिसोर्स, तो स्टैंडर्डाइज कर दिया इन्होंने HR इंफॉर्मेशन को। ओके, तो हाउ डू ERP सिस्टम वर्क। ERP सिस्टम हमारा किस टाइप से वर्क करता है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, सेल्स एंड डिलीवरी एप्लीकेशन है हमारे पास, मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स जिसमें रिपोर्टिंग एप्लीकेशंस, सेंट्रल डेटाबेस, ये देख सकते हैं सेंट्रल डेटाबेस है, ये हमारा रिपोर्टिंग एप्लीकेशंस, मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स, सेल्स एंड डिलीवरी एप्लीकेशन, सेल्स फोर्स एंड कस्टमर्स सर्विस रिप्रेजेंटेशन, कस्टमर्स हैं। ठीक है, फिर सर्विस एप्लीकेशंस, ये सभी क्या है, एक सेंट्रल डेटाबेस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, या उससे लिंक्ड हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी इन सब की इन्फॉर्मेशन होगी वो सेंट्रल डेटाबेस के अंदर कलेक्ट होती रहेगी, और वहाँ से हमारा कोई भी जो एम्प्लॉय होगा या फिर जो मैनेजर्स होंगे वो सभी एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा को। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशंस एम्प्लॉयज़ के लिए, और इन्वेंट्री एंड सप्लाई एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, ये सप्लायर्स, बैक ऑफिस। ठीक है, ये डायग्राम इसका। कंपोनेंट्स ऑफ ERP सिस्टम। ERP सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फिनेंस मॉड्यूल्स फॉर बुक कीपिंग एंड मेकिंग श्योर द बिल्स आर पेड ऑन टाइम। एग्जाम्पल जनरल लेजर, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिनेंस इसमें इंक्लूड होता है। इसमें क्या होता है, मॉड्यूल्स होती हैं बुक कीपिंग के, जैसे हमारा जो वाई खाता होते हैं वो सारे। ठीक है, उससे क्या होता है, जो बिल्स होते हैं हमारे टाइम पे पे होते हैं। इसका एग्जांपल है जनरल लेजर, जो जनरल लेजर होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट पेबल। तो हमारा
इकोनॉमिक वाला पार्ट इसमें आता है, ठीक है। HR सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग पर्सनल रिलेटेड टास्क फॉर कॉर्पोरेट मैनेजर्स, ठीक है। तो HR क्या करता है यहाँ पे, उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है हैंडलिंग पर्सनल रिलेटेड टास्क, जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल है इसका HR एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल, सेल्फ सर्विस HR। तो HR एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होता है वो सब HR एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। पेरोल में एम्प्लॉय का सैलरी एंड कंपनसेशन। सेल्फ सर्विस HR में जो एम्प्लॉयज़ सेल्फ से अपनी सर्विस मैनेज कर सकते हैं, ओके। ये एक और डायग्राम है, ठीक है, ERP कंसोल का। ये है फ्रेमवर्क ऑफ ERP सिस्टम, ठीक है, देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, HR, पेरोल, CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स, वेंडर मैनेजमेंट, ERP कंसोल, ये सभी के पास जा रहा है, ओके। इसके बाद एन ERP एग्जाम्पल बिफोर ERP, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, ठीक है, डायग्राम कह सकते हैं इसको, जब ERP हमारा नहीं होता था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट चेक्स फॉर पार्ट्स, कॉल्स बैक नॉट इन स्टॉक, वी ऑर्डर द पार्ट्स, वेयर हाउस, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट किससे, वेयर हाउस से लिंक है। और कस्टमर डेमोग्राफिक फाइल्स, ऑर्डर पार्ट्स, कस्टमर्स यहाँ पर आ गया। और इन्वेंट्री फाइल्स आ गई यहाँ पर, वी नीड पार्ट्स, वेंडर्स आ गए, शिप पार्ट्स, सेंड रिपोर्ट, इनवॉइसेस, अकाउंटिंग, अकाउंट्स। तो वेंडर क्या होगा, अकाउंट से रिलेटेड हो गया और वेयर हाउस से रिलेटेड हो गया। फिर अकाउंटिंग, सेंड रिपोर्ट, परचेजिंग फाइल्स, परचेज, ये सारी चीज़ें कहाँ, ये सब। तो ये सही से लिंक नहीं है। अब हम ERP के साथ देखते हैं, ठीक है। जब हमारा ERP आ गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था ERP सिस्टम, तो अब देखो यहाँ पर आपका डेटाबेस आ गया, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, वेयर हाउस, परचेजिंग, वेंडर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, अब आपके ये सब एक साथ एक सिस्टमेटिक वे में आ गए, ठीक है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ज़्यादा मैसी ना लग के नॉर्मल उसमें आ गया उसका स्ट्रक्चर, और वो अच्छी परफॉर्मेंस होने लगी उसमें, ठीक है। अब पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ERP के क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल बेनिफिट्स फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ अ सिंगल सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होता है सिंगल सोर्स ऑफ डेटा का, कॉमन डेटा डेफिनेशंस, रियल टाइम सिस्टम्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इम्प्रूव्ड इंटरनल कम्युनिकेशन, फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये सब क्या होगा, इंटरनल बेनिफिट्स होगा इसके। इसके बाद एक्सटर्नल बेनिफिट्स में क्या आएगा, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, एनहेंस हुआ कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये सारे एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं जो हमारे इम्पैक्ट होते हैं ERP सिस्टम की वजह से। अब बेनिफिट्स ऑफ ERP, डायरेक्ट बेनिफिट्स जो इंक्लूड होते हैं वो क्या होता है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्मेशन जो होते हैं इंटीग्रेशन हो जाती है जिससे कि हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। एक जगह पे इन्फॉर्मेशन कैप्ट होती है डेटाबेस में। फास्टर रेस्पॉन्स टाइम टू कस्टमर क्वेरीज, जो कस्टमर क्वेरीज होती हैं उसमें फास्टर रेस्पॉन्स टाइम होता है। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट इंक्लूड क्या करते हैं, बेटर कॉर्पोरेट इमेज, इम्प्रूव कस्टमर गुडविल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपके कॉर्पोरेट की इमेज अच्छी बिल्डअप हो जाती है, कस्टमर का गुडविल इंप्रूव हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो जाता है, ओके। फिर पोटेंशियल बेनिफिट्स आर, क्या होते हैं पोटेंशियल बेनिफिट्स, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम कम हो जाता है। ऑन टाइम शिपमेंट टाइम पर होता है। रिडक्शन इन साइकिल टाइम, साइकिलिंग जो होती है एक प्रोडक्ट की वो उसमें कम हो जाता है, टाइम कम लगता है। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। अदर्स हैं इम्प्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, रिडक्शन इन क्वालिटी कॉस्ट, इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलिटी, इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है। तो इनसे क्या हो गया कि जो हमारे अदर्स हैं, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है सिस्टम में, हमारे क्वालिटी गुड्स जो कॉस्ट है वो अच्छी हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। रिसोर्स यूटिलिटी ज़्यादा अच्छी इंप्रूव हो जाती है और इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। फिर आता है रिस्क विद ERP इम्प्लीमेंटेशन। ERP इम्प्लीमेंट करते टाइम पे क्या रिस्क होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव, कैन कॉस्ट $100,000 to millions of dollars। तो
एक बार का वन टाइम कॉस्ट होती है ईआरपी को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है। इसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, कैन टेक मंथ्स टू ईयर, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है क्योंकि सारा डेटाबेस एक जगह इकट्ठा होता है, उसके बाद ही सब प्रोसेस लिंकअप हो पाते हैं, ठीक है। ग्रेट रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है उस टाइम पर, क्योंकि डेटा जो है उनका अनअटेंडेड हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज इजी मतलब इसमें हर किसी के पास पहुंच जाता है। एक्सेप्टेंस विद द कंपनी, फिर बिफोर ईआरपी एंड आफ्टर ईआरपी, ये डिफरेंस है हमारे, ठीक है। स्टैंड अलोन सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जाता है इसमें। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एमंग बिजनेस फंक्शन, तो जैसे बताया था सभी स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ पर क्या होता है ईआरपी के साथ सब एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाता है, ठीक है। सपोर्ट कोऑर्डिनेशन एमंग बिजनेस फंक्शंस। नॉन इंटीग्रेटेड डेटा हैव डिफरेंट मीनिंग्स, डेटा यहाँ पर इंटीग्रेटेड नहीं होता, उसके कई सारे मीनिंग्स हो जाते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड डेटा होता है क्योंकि एक कॉमन डेटाबेस यूज होता है, तो डेटा हैव द सेम मीनिंग across multiple functions. Systems are maintained on a procedural basis. System procedural basis पर maintain होता है. Changes effect of multiple functions और systems, तो changes हो जाते हैं effect में, ठीक है, उसमें multiple functions और systems आ जाते हैं. Redundant data and inconsistent information, यहाँ पर redundant data जाता है और inconsistent information होती है. यहाँ पे common interfaces across the systems और ये difficult to manage होता है, ठीक है, before ERP. फिर मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी है फिनेंस, मटेरियल्स, सेल्स, मार्केटिंग, पर्सनल, ठीक है। ये हमारा पॉपुलर ईआरपी मॉड्यूल्स आ गया। फिनेंस, एचआर, ईआरपी, सेल, ये देख सकते हैं। फिनेंस, सेल, प्लानिंग, इन्वेंट्री, ऑपरेशन, एचआर, ये सब ईआरपी से कनेक्टेड है। फिर ईआरपी फिनेंस मॉड्यूल, इन दिस data is collected from various functional departments and generate financial reports, ledger, ट्रायल बैलेंसेस, बैलेंस शीट्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो फिनेंस में क्या होता है, सारा जो कैलकुलेशंस होती है वो सब आ जाती है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, एचआर मॉड्यूल रूटीनली मेंटेन अ कंप्लीट एम्प्लॉय डेटाबेस इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सैलरी डिटेल्स, अटेंडेंस, प्रमोशंस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। तो एचआर मॉड्यूल क्या करता है, रूटीनली मेंटेन करता है कंप्लीट डिटेल्स एम्प्लॉयज़ की, लाइक सैलरी, अटेंडेंस, प्रमोशंस, सभी का। प्रोड्यूस पे चेक रिपोर्ट्स, प्रोड्यूस करता है पे चेक रिपोर्ट्स लाइक सैलरी। मेंटेन पर्सनल रिकॉर्ड्स, पर्सनल का रिकॉर्ड दिया जाता है हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअली। ट्रेनिंग, टाइम एंड अटेंडेंस बेनिफिट, ठीक है। तो ये सारे इसमें फिनेंस एचआर के पार्ट हैं। फिर ईआरपी परचेजिंग मॉड्यूल, परचेजिंग मॉड्यूल इज़ टाइटली इंटीग्रेटेड विद द इन्वेंट्री कंट्रोल एंड प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल्स। तो जो परचेजिंग मॉड्यूल है वो टाइटली इंटीग्रेट होता है, ठीक है, कोई भी लूप होल नहीं होता, कोई भी स्पेस नहीं होता उसके बीच में, ये कह सकते हैं हम। जो इन्वेंट्री कंट्रोल है और प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल है, ठीक है, इसके बीच में रहता है ये। फिर इन्वेंट्री मॉड्यूल ईआरपी का, इन्वेंट्री मॉड्यूल फैसिलिटेट प्रोसेसेस ऑफ मेंटेनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक इन अ वेयर हाउस। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वेंट्री मॉड्यूल में जो स्टॉक है वो इन्वेंट्री के अंदर काफ़ी मतलब उसमें एबंडेंस में होता है ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, ठीक है। फिर ये बीपीआर का डायग्राम है, ठीक है। बीपीआर देख सकते हैं यहाँ पर, आइडेंटिटी, ठीक है, ये टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट टू बी, रिव्यू अपडेट और डिज़ाइन टू बी, ठीक है। तो ये हमारा इसका डायग्राम है बीपीआर का। तो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस, अब क्या अप्रोचेस यूज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन में ईआरपी के। द बिग बैंग, इंस्टॉल अ बिग ईआरपी सिस्टम अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये बिग बैंग इंस्टॉल होता है हर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। परचेजिंग, फ्रेंचाइजिंग होती है इसमें, इंडिपेंडेंट ईआरपी सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट यूनिट्स लिंक्ड बाय कॉमन प्रोसेसेस, एग्जांपल बुक कीपिंग, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर फ्रेंचाइजिंग सिस्टम होता है, जैसे एक सिस्टम की फ्रेंचाइजी ले ली दूसरी सिटी में, इस टाइप से, ठीक है। फिर स्लम डंक, इंस्टॉल वन और सेवरल ईआरपी मॉड्यूल्स फॉर फेज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्लम डंक होता है। फिर मेजर फेजेस ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, इनिशिएशन,
डेवलप बिजनेस केस, प्रोजेक्ट स्कोप एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एस्टेब्लिश इम्प्लीमेंटेशन टीम्स, determine goals and objectives, establish metrics, analysis and process design, analyze and improve existing processes, map new processes to be adopted by the system. ठीक है, ये मेजर फेसेस होती हैं. फिर मेजर फेसेस में आता है रियलाइजेशन, ट्रांजिशन, ऑपरेशन. ठीक है, आप इनको अपने एंड से एक बार पढ़ के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें. ये इंस्टॉल करता है बेस सिस्टम, रिप्लेस करता है फॉर्मल सिस्टम. तो ये टॉपिक लेकर आप अपने एंड से भी अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा. ठीक है, फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ ईआरपी, मेजर चैलेंजेस टू ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन. क्या होता है? लिमिटेशंस ऑफ ईआरपी, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, इनकन्सिस्टेंसी विद एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस, कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और चेंजेस इन एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, फिर मेजर चैलेंजेस ईआरपी में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम अपग्रेड्स, implementation timelines, availability of internal technical knowledge and resource, education and training, implementation strategy and execution, resistance to change. तो ये सब क्या आते हैं? मेजर चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी. ठीक है, ईआरपी सिस्टम के अंदर. फिर न्यू डेवलपमेंट इन ईआरपी क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वेब बेस्ड एंड वायरलेस ईआरपी सिस्टम, एडोप्टेशन ऑफ इजी टू इंस्टॉल, लिंकेज टू अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. ये सब होते हैं न्यू डेवलपमेंट. ठीक है, ईआरपी के अंदर जो हैं. Advantages of ERP: quicker completion of processes, single system, modular software, database, easier to track various tasks, manage globally data. ये इजी है, इसमें तो पॉइंट्स ही हैं आपको. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है? ERP की कॉस्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग और ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय. ये 3 डिसएडवांटेजेस होती हैं. कॉस्ट ज़्यादा लगती है इम्प्लीमेंटेशन में, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसके अलावा ट्रेनिंग जो होती है एम्प्लॉयज़ की उसमें भी टाइम लगता है. ओके, अब यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो क्लियर कंप्लीट हो चुका है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक से. थैंक यू.